दोस्तों, एक कपड़ा व्यापारी सुबह सुबह अपने शोरूम पर पहुंचता है। उसको अभी वहां पर पहुंचे हुए करीब 1 घंटा ही गुजरा है। अचानक उसके पास उसकी बीवी का फ़ोन आता है। वो घबराई हुई अवस्था में बात कर रही है और कह रही है कि तुम जल्दी से घर आ जाइए। अब यहाँ पर वह आदमी पूछता है, भाई क्या हुआ है, क्या परेशानी है? लेकिन वह महिला कहती है कि वह कुछ बता नहीं पाएगी, आपको जल्दी से जल्दी घर पर आना होगा। अब तो वह आदमी अपनी गाड़ी निकालता है और जल्दी से अपने घर की तरफ भाग लेता है। दोस्तों, वो लोग वहाँ पर पहुँचे हैं। अब तो वह जो आदमी अपनी पत्नी को घर में जाकर देखता है तो वह बहुत ही ज़ोर से रोने लगती है, फुट फुट कर रो रही है। और वह कह रही है कि उसके साथ घरों में जब कुछ 1000 रुपए की छोटी मोटी चोरी हो जाया करती, उन बातों को तो वो छुपाए बैठी थी, लेकिन अब तो हद ही हो गई। दरअसल उसके घर में उसके गहने मौजूद नहीं हैं। अब इन बातों को सुनकर कहीं ना कहीं वह व्यापारी भी परेशान हो जाता है और कहता है, अरे तुम्हारे गहने? अब तो वह महिला कहती है, हाँ मेरे गहने, चांदी के भी और सोने के भी। अब इन बातों को सुनकर वह जो व्यक्ति है उसके हाथ पैर कांप जाते हैं और वह कहता है कि यार तुम पागल तो नहीं हो? आखिर तुम्हारी अलमारी में वो सुरक्षित रखे होते हैं, ताला भी लगा होता है, और उस लॉक लगे होने के बावजूद तुम्हारे कमरे से वो चीज़ कैसे गायब हो गई? यहाँ पर महिला खुद भी रोते हुए कह रही है कि उनको खुद नहीं मालूम है। वह किसी भी प्रकार की ना तो कोई बात करती है, कि खुद जब वो महिला सोचती है कि उस पर शक किया जाएगा आगे की बात, वो सारी बात कहती है कि देखो वो तुम्हारी कसम खा के तुम बताती है। दरअसल वह ना तो किसी बात को जानती है, ना ही किसी बात को करती है। यानी कि परसों जब वह एक शादी समारोह में गई थी, तब उसने अपने सारे गहने उतार कर उस लॉकर में सुरक्षित रखे थे। लेकिन अब वह जो लॉकर है वो प्रॉपर रूप से बंद तो है, लेकिन वहाँ से उसके अंदर से जो गहने हैं वो सब गायब हैं। अब यहाँ पर जो संदीप जी हैं, जो कि बड़े कपड़ा व्यापारी हैं, वो कहते हैं कि आखिर इस काम को किसने किया है ये तो बता दो। क्योंकि भाई जिस लॉकर का दरवाज़ा खुला हो वहाँ से चीज़ें गायब हो गई हों और फिर लॉकर भी लग गया हो, फिर तो इसमें कोई ना कोई घर का मामला है। यहाँ पर वह संदीप और उसकी पत्नी लगातार खोजबीन करते हैं और उनको जब शक होता है कि उनके घर के कुछ जो नौकर हैं वो इस प्रकार की चोरी कर लिया करते थे, उनको वो लोग निकाल चुके हैं। अब तो यहाँ घर में 2 महिलाएं ही काम करने आती हैं, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं कि वो उस महिला के कमरे में घुसें। अब परेशानी का मामला बढ़ता तो जा रहा है, लेकिन अब जब उन लोगों के सामने सारी सच्चाई समझ में आती है तो वो लोग भी, उनके हाथ पैर भी कांप जाते हैं, डर जाते हैं और सहम जाते हैं कि आखिर उनके साथ असलियत में सबसे बड़ी चोरी तो कहीं और हो रही थी। आखिर कौन था वह चोर, कैसे वो लोग परेशान थे? यहाँ पर जब पूरी बात जब खुलकर सामने आई तो सभी लोग हक्के बक्के रह गए। दोस्तों, क्या था ये पूरा मामला, हम आपको एक एक जानकारी देने वाले हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों, आपसे वही प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों, हमको फेसबुक पर फॉलो वैसे कर लें। और आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से। दोस्तों, यहाँ पर मामला कुछ ऐसा है कि हम किसी भी किरदार का एक्चुअल नाम नहीं ले सकते, हमको नाम बदलने ही पड़ेंगे। जब ये पूरा मामला सामने आया तो उस समय सन 2023 चल रहा था। यहाँ पर जब वो संदीप की पत्नी उससे कहती है कि यहाँ पर उनके घर में लगातार चोरियाँ हो रही हैं, कभी कुछ पैसे गायब हो जाते हैं, कभी कोई चीज़ गायब हो जाती है, वह बहुत ज़्यादा दुखी तो है। यहाँ पर वह जब अपने पति को बताती है तो संदीप जी के कहने पर, यानी कि उस घर के जिन लोगों पर उनको शक होता है, यानी कि जिन नौकर पे शक होता है, उन लोगों को उस घर से बाहर निकाल दिया जाता है। उनसे कह दिया जाता है, भाई तुम अपनी नौकरी कहीं बाहर ढूंढ लो और आराम से वहीं रहो। लेकिन उस घर में 2 महिलाएं रह जाती हैं। वो महिलाएं जो कि उस घर में करीब 20 साल से ज़्यादा काम करते करते मौजूद थी, यानी कि अब उन पर तो कोई शक था ही नहीं। लेकिन उस दिन जब संदीप की पत्नी ने संदीप के पास फ़ोन किया था, उनको बताया था कि भाई यहाँ आ जाओ घर, यहाँ पर उनके जितने भी गहने सब गायब हैं, पता नहीं कहाँ पर हैं, कौन ने किसने ये पूरा काम किया है। लेकिन बड़ी हैरानी ये है कि उस अलमारी में वो गहने रखे थे उसका लॉक लगा हुआ है। अब यहाँ पर जो संदीप आते हैं वो देखते हैं पूरे हालात को, लेकिन कहीं ना कहीं वो सोच रहे हैं कि यार नौकर पे शक था, नौकर जा चुके हैं। अब यहाँ कोई ना कोई घर का सदस्य ऐसा है जिसको ये पूरी हालात मालूम है। दोस्तों, अब तो वह जो व्यक्ति है वह अपनी पत्नी से कहता है कि देखो एक काम करो, तुम अपनी बेटी को पूछना। अब यहाँ पर उसकी पत्नी कहती है, बेटी पर?
नहीं, उसको उस पर कोई शक नहीं है। लेकिन संदीप जी उस पर दबाव डाल कर कहते हैं कि नहीं, तुमको उससे पूछताछ करनी ही होगी। अब तो वह जो महिला है वह आगे बढ़ती है, यानी कि मामला तो वो संदीप जी तो अपने शोरूम पे चले गए। वह जो महिला है अपनी बेटी के पास जाती है उसके कमरे में और उससे बड़े ही प्यार से उसके सर पे हाथ फिराती है। उससे कहती कि बेटी, तुम्हें मालूम है हमारे घर में क्या चल रहा है? लड़की बताती है, हाँ माँ मालूम है, हमारे घर में लगातार चोरियां हो रही हैं। तो ये माँ जो है वह उससे कहती कि बेटी, अब कौन आदमी इस पूरी प्रक्रिया कर रहा है हमको तो इस मामले में जानकारी है नहीं, लेकिन हमको ये तो पता है कि इसको करने वाला घर का ही कोई ना कोई सदस्य है। यदि हमने इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी तो सभी के हाड़ कटेंगे भाई, सबसे मार पीट भी होगी, पूछताछ भी होगी और फिर कोई ना कोई गुनहगार तो पकड़ा ही जाएगा। लेकिन वह सोच रही है कि पुलिस में ना जाने से बढ़िया वह पहले ही पूछ ले, और यदि किसी से गलती हो भी गई है तो कोई बात नहीं भाई, वो धनाढ्य व्यक्ति हैं, पैसा है, कोई कमी नहीं है, सोने चांदी जेवरात तो और भी आ जाएंगे, लेकिन कम से कम ये पता चले कि आखिर इस प्रक्रिया को अंजाम कौन दे रहा है। बेटा अगर तुम्हें मालूम है तो तुम बता दो। अब जो वह लड़की इस बात को सुनती है वह फूट फूट कर रोने लगती है। वह कहने लगती है कि हाँ माँ, उसके पास एक ऐसा राज है जिसको वह तुम्हें बताना चाहती है। दरअसल अब तो वह लड़की इतनी बुरी तरह से रोने लगी है, मतलब कि उस महिला से भी उसकी बेटी नहीं संभल रही है, क्योंकि वह लड़की इतनी जोर से चिल्लाती है, गला फाड़ फाड़ कर रोती है, मतलब कि ऐसा लगता है जैसे उसके अंदर बहुत ही दिनों से वह घुट घुट कर रह रही है। उसके अंदर की ऐसी भड़ास है जिसको रोकर बता देना चाहती है, लेकिन वह चुपचाप है, पता नहीं किसी डर से सहमी हुई है। अब तो वह जो लड़की अपनी माँ से कहने लगती कि माँ, जब वह इस बात को बताएगी तो तुम्हें गुस्सा आएगा, और जब तुम्हें गुस्सा आएगा तो मेरी तुमसे विनती है कि तुम गुस्सा मत करना और ना ही उसे कुछ कहना। दरअसल वह जो महिला लड़की है वह बहुत गलत हाथों में पहुंच गई है और लगातार उस पूरी प्रक्रिया को, जो घर में चोरी हो रही हैं उन चोरियों को वह लड़की ही करती है। अब इस पूरी बात को सुनकर मतलब वह महिला भी चौंक जाती है, अपनी बेटी की खूब अच्छे ढंग से हिम्मत बांधती है और उससे कहती है कि बेटी देखो, सारी सच्चाई तो तुम्हें बयां करनी होगी, आज नहीं तो कल बताना होगा, और मेरी तुमसे वादा है कि तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, लेकिन जब तक तुम सारी सच्चाई नहीं बताओगी जब तक पूरा मामला क्लियर नहीं होगा। अब तो वह लड़की बताने लगती है, जैसे कि तुम जानती हो वह अब 11वीं क्लास में है, जब वह 10वीं क्लास में थी उसी के क्लास के लड़के प्रदीप से मतलब अच्छी दोस्ती हो गई थी, और यह दोस्ती धीरे धीरे प्यार में तब्दील होने लगी थी, क्योंकि भाई मोबाइल फ़ोन वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, दोनों की अच्छी अच्छी बातचीत भी होती है, कभी मैसेंजर के थ्रू, कभी कॉल पर, कभी व्हाट्सएप के द्वारा, यानी कि उनकी वीडियो वगैरह भी सब आती जाती रहती हैं। अब एक दिन प्रदीप उस लड़की से कहता है, देखो तुम यहाँ पर, यानी कि उसके घर में उसके जन्मदिन की पार्टी है, सभी लोग वहाँ मौजूद होंगे, एक होटल में पार्टी है, तुम उसके कहने से वहाँ होटल में आ जाना। अब तो वह लड़की उससे मना करती है, नहीं वह होटल वगैरह में नहीं आएगी, लेकिन प्रदीप बार बार उससे कहता है कि देखो तुम होटल में आना, उसके माँ बाप सब होंगे, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, और हाँ वह तुम्हें लेकर भी जाएगा और तुम्हें छोड़कर भी जाएगा। अब वह जो लड़की है अपने दोस्त पर यकीन कर लेती है, और अब तो वह जो लड़की है वह उस दिन, यानी कि अपने दोस्त के जन्मदिन वाले दिन, उस होटल में पार्टी के लिए पहुंच जाती है। दोस्तों यहाँ पर वह देखती है कि यहाँ पर न तो प्रदीप का कोई बाप है, ना माँ है, कोई भी नहीं है। यहाँ पर प्रदीप से जब पूछती है वह लड़की, तो वह कहता है कि हाँ वो आ रहे होंगे, लेकिन वह जो लड़की वहाँ पूरे माहौल को देखती है तो वह डर जाती है, सहम जाती है, और वह कहने लगती है कि नहीं उसको अब घर जाना है। लेकिन प्रदीप उसको बार बार समझाता है कि देखो तुम्हें कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम घबराओ मत, और सुनो एक काम करो, तुम अभी यहाँ थोड़ी देर बैठो, यहाँ पर विशाल आता होगा। दरअसल विशाल नाम का जो लड़का है वह प्रदीप का बहुत ही अच्छा दोस्त है। अब थोड़ी देर में भी विशाल भी आ जाता है, और विशाल भी उस लड़की से कहने लगता है कि देखो तुम परेशान मत हो, ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है, हम लोग यहाँ सब मौजूद है और तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। और हाँ, यदि तुमको डर भी लग रहा है तो एक काम करो, तुम अब उस जो होटल का कमरा है वहाँ पर चलो, जब तुम कमरे में रहोगे तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर वो प्रदीप और जो लड़का विशाल है वह उस लड़की को लेकर उस होटल के कमरे में जाता है। दोस्तों अब तो वह जो लड़की है उस होटल के कमरे में घुस तो गई है, अब जो प्रदीप है वह उस होटल के जो कमरे का दरवाज़ा है उसको अंदर से बंद कर देता है। दोस्तों अब तो वह जिस निगाह से उस लड़की को देख रहा है, कहीं ना कहीं वह लड़की सारी स्थिति को भांप जाती है, और वह प्रदीप से कहने लगती है, देखो प्रदीप
मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुम्हारे पैर पकड़ती हूँ, मुझको यहाँ से जाने दो, क्योंकि मुझे यहाँ के पूरे हालात ठीक नहीं लग रहे हैं। अब तो वह प्रदीप कहता है कि देखो, तुमने वही जाने आने की जिद पकड़ रखी है। अरे तुम कहाँ जाओगी? आज उसको प्यार करना है और तुमको प्यार करना ही पड़ेगा। भाई उसका जन्मदिन है, उसको भी तो गिफ्ट चाहिए। अब यहाँ पर वह लड़की उससे कहती, क्यों, क्या गिफ्ट चाहिए आपको? यहाँ पर प्रदीप उससे कहता है कि उसको आज तुम्हारा प्यार चाहिए। इस बात को सुनकर वह लड़की खूब बहुत बुरी तरह से रोती है, चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन उस होटल के कमरे में ये आवाज़ है तो कहीं ना कहीं दब कर रह जाती हैं। लेकिन अब जो प्रदीप है उस लड़की के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है, यानी कि उस लड़की के साथ जबरन दुराचार करता है। लेकिन उस लड़के प्रदीप का जो दोस्त होता है वह सबसे बड़ा गंदा और घिनौना काम करता है कि वह पर्दे के पीछे छिपकर यानी कि उनकी एक वीडियो बना लेता है। अब तो यहाँ पर वह पूरी प्रक्रिया तो हो गई। प्रदीप अब उस लड़की को लेकर जाता है उसके घर में जाकर उसको छोड़ तो देता है, लेकिन उससे कहता है कि देखो, यदि तुमने किसी को भी ये बात बताई ना तो उन्होंने वीडियो तो बना ली है, उस वीडियो को वायरल कर देगा और तुम्हें कहीं पर मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेगा। अब इस बात से वह लड़की बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। वह रोते हुए अपनी माँ को बता रही है कि फिर तो उस लड़के प्रदीप ने उसके साथ उसी वीडियो के पीछे धमकी दे देकर उसके साथ यानी कि दुराचार भी करे हैं कई बार, और तो और वह उस घर में से पैसे लाने की बात भी कहता है, यानी कि वह चोरी करने के लिए कहता है और कभी रुपये भी मांगता है, कभी वो सोना चांदी भी मांगता है। और धीरे धीरे वह लड़की अपनी इज्जत को शायद बचाने के लिए यानी कि घर में से चोरी करना शुरू कर देती है और उन लोगों को अपने घर में से उन सामानों को ला कर देने लगती है। यहाँ पर वह जब लड़की अपनी माँ को सारी कहानी बता देती है, अब तो इस पूरी कहानी को जानकर वह जो महिला है अपने पति संदीप के पास फ़ोन करती है और कहती है कि हाँ जी, जिस बात कर सकता वही बात यहाँ पर हो रही है, एक काम करो, अब जल्दी से आ जाओ। संदीप भी देर नहीं करता है, जल्दी से आता है और अपनी गाड़ी में अपनी बेटी और अपनी पत्नी को बिठाकर सीधा पहुंच जाता है पुलिस थाने। इस लड़की के साथ उन लोगों ने यानी कि झूठ बोलकर उनको ले गए और उस लड़की के साथ दुराचार किया और उसकी एक वीडियो भी बना ली और उसी वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर वो लोग इस लड़की के साथ दुराचार भी करते हैं और इस लड़की से यानी कि उसके घर में चोरी करने के लिए भी कहते हैं। और उन्होंने काफ़ी रुपयों की काफ़ी मतलब चीज़ यानी सोने चांदी की जो जेवरात है उनकी चोरी भी कर ली है। अब पुलिस पूरे मामले को समझ जाती है, उस लड़की से उस विशाल और उस लड़के प्रदीप का फ़ोटो भी लेती है और उन फोटो के तहत अब तो उन दोनों लोगों को उठा लिया जाता है। पुलिस जब उनसे पूछताछ करती तो पुलिस के सामने वो फटाफट सारी बातें कहने लगते हैं, सारे सच को यानी कि सारे गुनाह को कबूल कर लेते हैं और बताते हैं कि हाँ उन्होंने ये सारे काम किए हैं। अब तो पुलिस का डंडा बरसता है और पुलिस के डंडे बरसने के साथ साथ उन दोनों लड़कों को यानी कि अब कोर्ट में निचली अदालत उनके सामने पेश किया जाता है और उन दोनों की उम्र 18 साल से कम होने के एवज में उनको अभी तो जुडिशियल में भेज दिया गया है, लेकिन बहुत जल्दी ही उनको आगे की जेलों में भी अपनी ज़िंदगी गुजारनी हुई, क्योंकि उन्होंने एक लड़की के साथ दुराचार किया है जो कि शायद उनको नहीं करना चाहिए था। उन दोनों पर पॉक्सो एक्ट की धारा ए और बी दोनों जोड़ दी गई हैं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से घटनाक्रम सामने आते हैं उनसे कहीं ना कहीं सावधान, सचेत और जागरूक होने की आवश्यकता है, क्योंकि यदि हम लोग जागरूक होंगे तभी तो हमारा जीवन बच पाएगा। यदि हम लोग अपने बच्चों पर बराबर नज़र बनाए रखेंगे, उनके साथ क्या बात हो रही है क्या नहीं हो रही है, उनके साथ जो मित्रवत जो व्यवहार है वो रखेंगे, तो वो अपनी बातों को हमको बताने में बिल्कुल भी गुरेज नहीं करेंगे। वो अपनी सारी बातें हमको बताएंगे और उन्हीं बातों को जानकर हम लोग भी उनकी एवज में सही कदम उठाएंगे और इसी प्रकार से हम लोग भी मतलब हमारे बच्चे भी, हमारा व्यवहार, हमारा समाज, हमारे अपने लोग, दूसरे लोग, सभी लोग सुरक्षित रहेंगे। और हमको अपने बच्चों को फ्री हैंड नहीं छोड़ना है, उनके साथ मित्रवत व्यवहार रखें, उनको समझाएं, उनको सारी शिक्षा दें, शास्त्रों की शिक्षा अवश्य दें, अच्छे संस्कार दें, ताकि ज़िंदगी में कभी भी उनके साथ कोई भी गलत प्रक्रिया ना होने पाए। और तो और बड़ी ही सुंदर बात मैं आपको बता दूं कि जो लड़कियां हैं, लड़कियों को आत्मरक्षा के गुर अवश्य सिखाएं। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कई बार हालात ऐसे हो जाते हैं कि वो लड़कियां अकेले में या गलत माहौल में फंस भी जाती हैं। लेकिन दोस्तों, उस समय आप तो जो पिता हो या भाई हो, भाई उन लड़कियों की मदद कर पाएँ या ना कर पाएँ, लेकिन यदि वह लड़की
आत्मविश्वास से लबरेज है, उसको वह सब आत्मरक्षा के गुण आते हैं, फिर तो वह लड़की उन लड़कों को मतलब कि मात भी दे देगी, अपनी इज्जत बचा लेगी, अपना सब कुछ बचा लेगी। लेकिन जहाँ एक बार वह चंगुल में फंस गई, फिर तो वो लोग उस लड़की के साथ बहुत ही गलत कार्य करेंगे, जो कि किसी भी लड़की के साथ नहीं होने चाहिए। दोस्तों, समाज में इस बात की नज़ीर पेश करें कि बहन बेटी सभी के बराबर होती हैं। भाई, आपको आपकी पत्नी मिली है या फिर मिलेगी, वही आपके लिए मतलब कि भोगों के लिए है। हर एक महिला नहीं, हर एक महिला पर मतलब कि अपनी बहन बेटी माँ बराबर संबंध रखें, विचार करें, उनके साथ ही शास्त्र उचित न्यायपूर्वक व्यवहार करें। यही आप लोगों हम लोगों के साथ सबसे उचित बात है। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और अनोखा मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।